गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो लेसन कर रहे थे, जो हमने पहले किया था, अब हम उससे आगे करेंगे। हमने किया था कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, कि जो सबसे ज़्यादा जो एरेबल कृषि योग्य भूमि थी जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो बांटी गई थी लार्ज स्टेट में। और उसका जो बड़ा जो हिस्सा था ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और वो उस पे सबसे ज्यादा जो पार्ट था कृषि योग्य भूमि का, उस पे अंग्रेजों का राज था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसके ऊपर जो कार्य जो कर रहे थे वो भारतीय काश्तकार कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जो ज्यादा जो उपजाऊ जो भूमि थी उस पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, और भारतीय सिर्फ उसके ऊपर काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। उस समय जो मुख्य जो व्यावसायिक जो फसल थी वो नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो टेनेंट्स काश्तकारों को कंपेल मीन्स होता है बाध्य करना, कंपेल करते थे, उनको बाध्य करते थे कि वो अपनी जो भूमि थी उसका 3% जो भूमि है उसका 3% जो है उस पे नील उगाए, या फिर जितनी टोटल उनके पास भूमि थी उस टोटल परसेंट में से 15% जो भूमि थी उसके ऊपर नील की खेती करे। ऑफ देयर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स होता है जितनी उनके आधिपत्य में थी या जितनी उनके पास थी विद इंडिगो। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उनको कि और सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, यानी कि दे दे एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, यानी कि जो काश्तकार थे वो इस बात के लिए बाध्य थे कि उनको 3/20 यानी कि 3% पार्ट पे जो है जितनी उनके पास भूमि थी उसमें नील की खेती करनी होती थी, या टोटल जो भूमि थी उसका 15% जो पार्ट था उसके ऊपर उनको नील की खेती करनी जरूरी होती थी। और ये जो नील की जो खेती करते थे उससे जो नील जो पैदा करते थे उसको वो सारा जो नील की जो खेती थी यानी कि सारा एंटायर जो नील वो पैदा करते थे उसको सरेंडर करना पड़ता था एज ए रेंट, यानी कि भूमि के रेंट के रूप में उनको देना पड़ता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो किया गया था यानी कि ये जो समझौता था, अभी 15% जो उनकी होल्डिंग्स थी, जमीन जितनी थी उनके पास उसके टोटल 15% पे वो नील की खेती करेंगे, और जितना भी नील उनका पैदा होगा सारा वो अंग्रेजों को एज ए रेंट के रूप में दे देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत लंबे समय पहले, यानी कि बाय लॉन्ग टर्म, यानी कि बहुत लंबे समय पहले ये एक उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। प्रेजेंटली अभी द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, और अभी अभी क्या हुआ है कि लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको पता चल गया था कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि जर्मनी ने जो है अपना सिंथेटिक इंडिगो यानी कि कृत्रिम नील बनाना उन्होंने जो है बनाना सीख लिया है या फिर उसका विकास कर लिया है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation, और इसलिए वे चाहते थे कि इस एग्रीमेंट को तोड़ने के बदले में जो यानी कि जो हमने पहले ऊपर जो बात की थी कि 15% पे उनको अपने होल्डिंग्स पे नील उगाना होगा, और इस एग्रीमेंट से अब क्योंकि वो शेयर क्रोपर्स को आजाद कर रहे थे और इसके बदले में वो क्या चाहते थे अंग्रेज यानी कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या चाहते थे कि उनको पैसे दिए जाए, टू पे देम कंपनसेशन, कि वो उनको जो काश्तकार थे, टेनेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, वो उनको कंपनसेशन दे यानी कि मुआवजा दे। जबकि रियलिटी यहाँ पे बात एक समझने की है कि जब उनको पता चला कि जर्मनी के अंदर जो सिंथेटिक जो नील जो है पैदा यानी कि डेवलप हो गया, उसका विकास हो गया था, उनको सिंथेटिक नील बनाना आ गया था, और अब जो नील की खेती करने की जरूरत नहीं थी। इसका एक मतलब ये है जैसे भी जो अंग्रेज थे वो अब उनको पता चल गया था कि अब उनको उनसे जबरदस्ती इंडिगो की यानी कि नील की खेती कराने की जरूरत नहीं थी, और इसके बदले में वो उनसे मुआवजा चाहते थे, पैसा चाहते थे। बल्कि रियलिटी तो ये थी कि उनको मुआवजा देने की जरूरत नहीं थी भारतीयों को, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल रहे थे। जब तक नील जो है सिंथेटिक नील नहीं
डेवलप किया गया था, तो उनको जबरदस्ती नील पैदा करवाया जा रहा था, जबकि अब उनकी जरूरत नहीं थी, तो अब वो भारतीयों से कंपनसेशन मांग रहे हैं। ये सब कुछ गलत था। फॉर बीइंग लेट्स स्टार्ट फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट, क्योंकि वो उनको क्या कर रहे थे, वो कंपनसेशन किस बदले में मांग रहे थे कि वो 15% जो अरेंजमेंट जो कर रखा था उनका, जो पहले उन्होंने अपना एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको उससे उसको उनको मुक्त करने के लिए के बदले में वो उनसे मुआवजा मांग रहे थे, यानी कि कंपनसेशन। रिलीज करना होता मुक्त करना। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम। अब जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, इर्कसम था, यानी कि वो बहुत ही परेशान करने वाला था, कष्टदायक था। किसको? टू द पेजेंट्स, किसानों को। एंड मैंने साइंड विलिंगली, और इसलिए जो है ना बहुत से जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने अपनी इच्छा से इसके ऊपर जो है साइन कर दिए कि हाँ हम आपको कंपनसेशन दे देंगे और हमें इस समझौते से मुक्त कर दो। दोज हु रेजिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, अंगेज लॉयर्स, उनको क्या करना पड़ा, वे अपने जो है वकील करने पड़े। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ठग लुटेरे या डाकू जिसको बोल सकते हो, उन्होंने उनको हायर कर लिया। मीनवाइल, उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजेंट्स, यानी कि उसी दौरान, यानी कि जब ये सब कुछ चल रहा था कि कुछ जो किसान थे, कुछ शेयर क्रॉपर्स तो जो है उनको पैसे दे रहे थे, कंपनसेशन दे रहे थे, लेकिन कुछ मना कर रहे थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान, यानी जो पीजेंट्स थे, जो इलिटरेट जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो अनपढ़ जो किसान थे, ये जो खबर थी सिंथेटिक इंडिगो की, जो कृत्रिम जो नील जो था, उसकी खबर जो है इलिटरेट पीजेंट्स तक भी पहुंच गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर चुके थे, यानी कि जो उन्हें अंग्रेजों को कंपनसेशन, यानी कि लैंडलॉर्ड्स को कंपनसेशन देने के लिए रेडी हो गए थे और साइन कर चुके थे, अब उनके पास ये खबर पहुंच जाती है। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी टाइम जो है, इसी पॉइंट पे गांधी जी जो चंपारण आते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो ये अपना जो काम कहाँ से शुरू करते हैं, जो फैक्ट्स हैं, तथ्यों को इकट्ठा करने में करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश एसोसिएशन का, जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड्स का जो संगठन का, जो ब्रिटिश जो सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव था, पहले उसके पास जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, जो सचिव था उन्होंने उनको बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहर वाले को कोई इसके बारे में सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, और गांधी जी जो इस पे क्या है उसको रिप्लाई करते हैं कि वो कोई बाहर का नहीं है। नेक्स्ट अगे गांधी कॉल्ड ऑन, गांधी जी मिलने जाते हैं द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसके बाद आगे गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि जो ब्रिटिश सरकारी जो कमिश्नर था तिरहुट डिवीजन का, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो चंपारण जिले में था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, कमिश्नर ने जो है द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी। अब जब वो कमिश्नर के पास गए हैं तो गांधी रिपोर्ट्स, यानी कि गांधी रिपोर्ट्स हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब वो कमिश्नर के पास गए हैं तो उनके साथ क्या होता है, कहते हैं प्रोसीडेड टू बुली, बुली होता है किसी को सताना, परेशान करना। कहता हूँ वो बताते हैं कि उन्होंने मेरे को परेशान किया, एंड एडवाइज मी, और मुझे सलाह दी, फोर्थ विद टू लिव तिरहुट, कि मैं उसी समय तिरहुट को छोड़ के चला जाऊं। यानी कि जब वो कमिश्नर के पास गए, यहाँ पे समझना है गांधी जी हमें रिपोर्ट्स कर रहे हैं, गांधी जी बताते हैं कि जो कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने उनको डराया धमकाया, यानी कि प्रोसीडेड टू बुली, यानी कि उनको परेशान करने की कोशिश की और उनको सलाह दी कि वो इसी समय जो तिरहुट को छोड़ के चले जाए। गांधी डिड नॉट लिव, लेकिन गांधी नहीं गए। इंस्टेड, इसकी बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम, बहुत से जो वकील थे वो भी उनके साथ चले गए। एट द रेलवे स्टेशन तक उनके साथ गए। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी,
मल्टीट्यूड मीन्स भीड़ होता है, यानी कि एक बहुत बड़ी जो भीड़ थी, उन्होंने गांधी का अभिवादन ही वेंट टू ए हाउस, अब वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और इस घर को उन्होंने एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया। कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जो छानबीन थी यानी कि जो तहकीकात थी वो उन्होंने अपनी जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट उनके पास आती है कि एक पीजेंट, एक किसान या काश्तकार जो है, हैड बीन मालट्रीटेड मीन्स होता है बुरा बर्ताव करना, कि उसके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया गया है एक जो पास के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और गांधी निर्णय लेते हैं कि वो वहां जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पे बैठ के उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, अभी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, और तभी एक पुलिस का जो सुपरिंटेंडेंट था वो उनको पीछे से आके ओवरटुक कर लेते हैं, यानी कि उनको रोक लेता है, मैसेंजर आता है संदेशवार, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश देता है टू रिटर्न टू टाउन, कि वो अपने कस्बे में अपने वापस लौटने का उनको ऑर्डर देता है। इन हिज कैरेज, उनकी अपनी कैरेज में, गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, अब गांधी जो उनके इस आदेश का मान लेते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, अब मैसेंजर गांधी को घर छोड़ देते हैं और वहां पे ही सर्व होता देना हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और सरकारी नोटिस उसको गांधी को देते हैं। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और नोटिस में क्या होता है कि वो चंपारण को तुरंत छोड़ दे। गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट, अब गांधी जी साइन कर देते हैं उस रिसीट पे फॉर द नोटिस, कि उनको नोटिस मिल चुका है, एंड रोट ऑन इट, और इसके ऊपर लिखते हैं दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, फिर रिजल्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप। गांधी रिसीव्ड ए समन, अब गांधी को सरकारी कोर्ट से आदेश मिलता है टू अपीयर इन कोर्ट, कि वो कोर्ट में उपस्थित हो। द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो कोर्ट में उपस्थित उनको हाजिर होना होगा। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, अब पूरी रात गांधी जी जागते हैं, उनको नींद नहीं आती। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, और वो राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम करते हैं कि वो बिहार टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आ जाए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, की कुछ प्रभावपूर्ण जो अपने दोस्तों को लेके यहाँ पे वहां बिहार से आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और वो अपने आश्रम में कुछ निर्देश भेजते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको भेजते हैं। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉइसरॉय, और वो जो वॉइसरॉय थे उनको पूरी एक रिपोर्ट बना के टेलीग्राम करते हैं, यानी कि वॉइसरॉय को एक रिपोर्ट भेज देते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अब मॉर्निंग में यानी कि सुबह जो पूरा जो टाउन था मोतिहारी का वो काला हो गया था विद पेजेंट्स, यानी कि जो किसान वहां पे आके इकट्ठे हो गए। पेजेंट्स मतलब किसान वहां पे आके इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, जबकि वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उनके लिए क्या किया था, इसके बारे में इन पीजेंट्स को कुछ नहीं पता था। They had merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in trouble. उनको तो वो सिर्फ इतना ही सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते थे और अब वो मुसीबत में है। विद द अथॉरिटीज, यानी कि सरकारी लोगों की वजह से मुसीबत में है। तो देयर स्पॉन्टेनियस demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. Spontaneous means होता है सहज, कहता देर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन होता प्रदर्शन। अब उनका जो ये सहज प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स भी वो हजारों में आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ, वॉज द बिगिनिंग, और ये तो केवल एक शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी आजादी के लिए केवल एक शुरुआत भर थी। फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिशों के से जो उनका डर था उससे आजादी के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश थे उनसे वो उनके डर से आजादी का ये केवल क्या थी, एक मात्र शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, अब जो सरकारी जो अधिकारी थे फेल्ट पावरलेस, यानी कि वो असहाय महसूस कर रहे थे विदाउट गांधीज
कोऑपरेशन, बिना गांधी जी के सहयोग के वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब गांधी जी, ही यहाँ पे गांधी जी के लिए आया है। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करना, तो वो भीड़ को कंट्रोल करने में उनकी मदद करते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट। वो और उनको वो बिल्कुल ठोस प्रमाण दे रहे थे कि देयर माइट हिदर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, कि जो उनकी जो ताकत थी, जो अभी तक अब तक, हिदर टू मीन्स अब तक, जो ड्रेडेड यानी कि जो उनकी ताकत, माइट मीन्स ताकत, हिदर टू अब तक जो उनकी जो ताकत थी, ड्रेडेड यानी कि जो डर था उनका, एंड अनक्वेश्चनड और जो अभी तक जो भारतवासी थे वो कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे थे, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। लेकिन अब जो उनकी ताकत थी, उनका जो डर था, अब उसके ऊपर क्वेश्चन यानी कि उसको चैलेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। यानी कि वो इस बात का ठोस प्रूफ दे रहे थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे पहला जो स्टार्टिंग क्या थी, जब वो हजारों में यानी कि अंग्रेजों से बिना डरे वहां पे हजारों में की तादाद में पेजेंट्स आके इकट्ठा हो गए थे। किस लिए आए थे वहां पे? ओनली टू सपोर्ट करने के लिए महात्मा जी को। तो ये अपने आप में क्या था कि उनका जो डर खत्म हो रहा था, और ये उसकी केवल क्या थी, एक शुरुआत थी। और एक ये ठोस प्रूफ भी था अंग्रेजों के लिए कि अब वो जो इंडियन थे वो किसी भी, अब वो जो है अंग्रेज थे उनको चैलेंज कर सकते थे। यानी कि उनका जो डर था अब तक बना हुआ था, अब वो उससे डर उनको अंग्रेजों को चैलेंज कर सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब जो सरकार थी वो कंफ्यूज थी, बैफल्ड परेशान थी। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो अभियोजक थे उन्होंने जज को जो है जो केस था उसको पोस्टपोन करने के लिए बोला। अपेरेंटली स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि ये बिल्कुल साफ थी, अपेरेंटली होता है स्पष्ट रूप से। द अथॉरिटीज, जो सरकारी अधिकारी थे, वो क्या चाहते थे? वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे। यानी कि ये जो प्रॉब्लम अब उनके सामने आके खड़ी हो गई थी, इससे वो बचने के लिए अपने अधिकारियों से बात करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। लेकिन गांधी जी ने जो डिले हो रही थी यानी कि जो देर लगाई जा रही थी, इसके प्रति जो उन्होंने उसका विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, प्लीडिंग गिल्टी, और अपनी प्रार्थना जो यानी कि जो गिल्टी, अपनी गलती जो है मानते हुए। ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड, उन्होंने बताया कि हाँ वो इसमें शामिल थे। द कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि वो अपना एक ड्यूटी यानी कि एक कर्तव्य का जो लड़ाई थी उसमें वो शामिल थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, यानी कि एक साइड में, ऑन द वन हैंड मतलब एक तरफ, ऑन द वन हैंड एक तरफ, ही ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, यानी कि वो एक तो बैड एग्जाम्पल जो है सेट नहीं करना चाहते थे। यानी कि लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कानून को तोड़ रहे हैं। एज ए लॉ ब्रेकर, यानी कि एक लॉ ब्रेकर के रूप में, लॉ ब्रेकर मतलब कानून तोड़ने वाले के रूप में कोई बुरा एग्जाम्पल जनता के सामने नहीं रखना चाहते थे। और इससे दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन एक मानवता को बचाना चाहते थे, उसको सेव करना चाहते थे। नेशनल सर्विस और अपने राष्ट्र की सेवा भी भाव था उनके अंदर, वो करना चाहते थे। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, और इसीलिए यही कारण था कि उन्होंने जो ऑर्डर मिला था वहां से जाने का, इसलिए उन्होंने उसका उल्लंघन किया था। यानी कि जो पढ़ते हैं वो, यानी कि वो अपनी गलती मानते हैं, तो गलती मानते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज थी। यानी कि एक साइड में तो कानून था और एक साइड में उसकी ह्यूमैनिटी थी और नेशनल सर्विस थी। और इसके लिए जो है जो वो ह्यूमैनिटी और नेशनल सर्विस के लिए यहाँ पे आए थे, लोगों की सेवा करने के लिए। इसीलिए वो बताते हैं अंग्रेजों को कि उन्होंने जो उनका ऑर्डर था वहां से जाने का, इसलिए उसका डिसरिगार्ड किया था, उल्लंघन किया था। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कहता है वॉन्ट होता कमी, नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट, कहता है भी मेरे अंदर इस जो कानून है इसकी
मैं आदर करता हूँ, इसकी आदर की कोई कमी नहीं थी। लॉफुल अथॉरिटी यानी कि जो कानून था, अथॉरिटी जो सरकारी जो महकमा था, इसके प्रति जो कानून है उसके प्रति मुझे कोई मेरे अंदर रिस्पेक्ट की कमी नहीं थी। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन मेरा जो एक सबसे ऊंचा जो मेरा कानून है, हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, भाई इसके आगे मैं इसको नहीं मान सका। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अब वो बताते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। वॉइस ऑफ कंसाइंस यानी कि ह्यूमैनिटी को उन्होंने सबसे ऊपर रखा, यानी कि जो कानून था उससे ऊपर क्या है, मानवता है। और कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस होता अंतरात्मा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू